देश की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा मुखर जो शख्स है वह एक ऐसा शख्स है जिसने कुछ दिन पहले राजनीति पूरी तरह से छोड़ दी है। वह हैं देश के कद्दावर वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। यशवंत जी इस समय सरकार की लगभग हर चीज़ की आलोचना में मुखर हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर उनकी सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है वो है विदेश नीति और वित्त मामले। इस समय देश जिस तरह से अमेरिका का दबाव बन रहा है, रूस से बातचीत हो रही है, चीन का मामला पूरा हुआ है और अब जिस तरह से रुपया भी काफ़ी डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है, उसमें हम बातचीत करेंगे सिन्हा साहब से कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और अगर वो इस जगह पर होते तो क्या इन्हें संभाल पाते। सर, आज से 34 साल पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के राजनीति में आए थे और अब आप राजनीति छोड़ के फिर समाज में आ गए। तो एक तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाके तब किस चीज़ ने प्रेरित किया था कि मैं राजनीति में आऊँ? तब 2-3 फैक्टर्स थे और सबसे बड़ा फैक्टर था जयप्रकाश नारायण जी का आदर्श। मैं जेपी से बहुत प्रभावित था अपने जीवन में और उनसे मुलाकात होने के भी मौके मिले और उन्हीं की प्रेरणा के चलते मैं राजनीति में नहीं लेकिन नौकरी छोड़कर सोशल वर्क के लिए आगे आना चाहता था। तो उसमें कुछ विलंब हुआ कई कारणों के चलते और फाइनली जब मैंने नौकरी छोड़ी 1984 के अंत में, तब तक जेपी का डेथ हो चुका था और जेपी का मार्गदर्शन हमको मिल नहीं सकता था। चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए कि मैं राजनीति में आऊँ, क्योंकि किसी भी प्रजातंत्र में राजनीति एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी चाहे तो परिवर्तन ला सकता है। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी आईएएस की तो 12 साल की मेरी नौकरी बाकी थी। मैं भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी था। कुछ सरकार में इतने वर्षों तक काम करने के बाद कुछ हम सरकार के रवैये से भी उदास थे, तो एक वो भी फैक्टर बना छोड़ने का। क्योंकि जब मैं बिहार में था तो वहाँ मुख्यमंत्री से मेरी नहीं बनी, एक झगड़ा ऐसा हो गया तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया जिले से, मैं भारत सरकार में आ गया। तो ये सब कई फैक्टर जैसा मैंने कहा, एक तरफ नौकरी से उदासीनता, दूसरी तरफ जयप्रकाश जी की प्रेरणा, चंद्रशेखर जी से मुलाकात, उनसे जो भी मैंने सीखा, तो मैं उन्हीं के नेतृत्व में चला गया राजनीति में। अब जो आपने कहा कि मैंने फिर राजनीति छोड़ दी, तो मैं बराबर ये कहता था कि मैंने जीवन भर राजनीति करने का कोई ठेका नहीं उठाया है। जब तक दिल लगेगा तब तक राजनीति में रहेंगे और जब मुझे लगेगा कि अब राजनीति में रहने से कोई लाभ नहीं है तो राजनीति छोड़ेंगे। तो पहले मैंने आज से 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति छोड़ी, जब मैंने स्वयं तय किया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा का चुनाव 2014 में जो हुआ और उसके बाद अभी हाल में कुछ महीने पहले मैंने ये महसूस किया कि अब दलगत राजनीति में भी रहने में कोई खास फायदा नज़र नहीं आ रहा है। सो दलगत राजनीति से अपने को अलग करो, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जब से आपने दलगत राजनीति छोड़ी है तब से आप सबसे ज़्यादा छाए हुए राजनेता एक तरह से देश में हो गए हैं, सबसे ज़्यादा मुखर राजनेता हो गए हैं। नहीं, अब पता नहीं मुखर और छाए हुए नेता है कि नहीं, लेकिन मैंने यही तय किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये प्रयास करूँगा कि जो देश के मुद्दे हैं उसमें ईमानदारी के साथ अपने विचार में रख सकूँ। पार्टी में रहने पर कोई न कोई बंदिश आदमी महसूस करता है। अब मैं स्वतंत्र हूँ, तो इसलिए स्वतंत्र रूप से मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। पार्टी से ज़्यादा अड़चन आ रही थी या नेता विशेष से ज़्यादा अड़चन आ रही थी जो आपने अलग रुख किया अपना? नहीं, हम ये कहेंगे कि एक पूरी व्यवस्था जो कायम हुई 2014 के बाद से, उस व्यवस्था से मैं बहुत संतुष्ट नहीं था।
और धीरे धीरे करके पिछले 4 सालों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, और गलत दिशा में जा रहा है तो उसके विरोध में आवाज़ उठानी आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने पहले तो पार्टी में रहते हुए मैंने कुछ लिखना शुरू किया और कुछ बातों की ओर इशारा किया टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह में। फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने तय किया कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर अगर मैं ये काम करूं तो ये देश हित में बेहतर होगा। सर, इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, रुपए की कीमतें डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई हैं, ऑल टाइम लो चली गई हैं, और भी जीएसटी हम देख चुके हैं, नोटबंदी आई, एक के बाद बड़े आर्थिक फैसले देश में लिए गए। पहला तो क्या आप इन्हें बड़ा फैसला मानते हैं, और दूसरा ये किस दिशा में ले जा रहे हैं, इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? तो रुपये की कीमत के बारे में आपने जो बात कही, ये तात्कालिक कारणों के चलते हैं, और आजकल भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोग कितनी अच्छी तरह इस बात को समझते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आर्थिक मामलों की जानकारी बहुत वृहत है और बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन, पहले भी नहीं थी। रुपये का जो सवाल है, तो रुपया क्या चीज़ है? रुपया हमारी करेंसी है जिसका बाज़ार में ट्रेड होता है, जैसे सब चीज़ों का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये का भी व्यापार हो रहा है। तो व्यापार में क्या होता है? डिमांड सप्लाई, डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो गिरेगा। और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो रुपये का मूल्य उससे तय होता है। अभी कुछ ऐसी तात्कालिक परिस्थिति है, ट्रेड वॉर ग्लोबल लेवल पर कुछ हो रहा है, तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा तेल की कीमतों में वृद्धि होने का। तो उस समय प्रेशर बनता है रुपए के ऊपर, खास करके डॉलर की तुलना में। और हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके पास एक बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मार्केट में समय समय पर इंटरवीन करती है और ये सुनिश्चित करती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हो। ये कभी भी किसी सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि रुपए की कीमत को हम डॉलर के मुकाबले में किसी स्तर पर स्थिर कर दें, ये नहीं होना चाहिए। रुपए की कीमत वहाँ पर रुपए का व्यापार हो रहा है तो व्यापार के अनुसार तय होने दीजिए कि रुपए की कीमत क्या होनी चाहिए डॉलर के मुकाबले में। एक मिनट में वो उसके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेकिन मान लीजिए कि एक दिन 50 पैसे 100 पैसे से रुपया गिर जाए डॉलर के मुकाबले, तो उस समय आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है। उसके बाद बहुत सारे डॉलर्स हैं तो डॉलर सप्लाई करता है मार्केट को, रुपए को स्थिर। तो अंग्रेजी में इसीलिए इसको कहते हैं कि वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना ये आरबीआई का काम है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तय करना आरबीआई का काम नहीं है, वो मार्केट का काम है। तो कभी डॉलर की तुलना में रुपया ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। ये बात आज की सरकार में लोग समझते हैं कि नहीं, पहले भी नहीं समझते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि 2013 में आज के प्रधानमंत्री महोदय ने कोई बयान दिया जो बहुत अटपटा था। सुषमा स्वराज ने बयान दिया, वो भी बहुत अटपटा था। देश की ताकत का पता कोई आवश्यकता नहीं है कि रुपए से आंका जाए कि रुपए डॉलर की तुलना में रुपए कीमत गिर गई तो देश कमजोर हो गया, ऐसा नहीं है। मार्केट है, मार्केट डिटरमिन करेगा। सर, ये तो एक छोटा सा पहलू हुआ रुपए की कीमत जी। बाकी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में जो आपने सवाल पूछा, तो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पहले तो हमको ये तय करना चाहिए कि भारत की आवश्यकता क्या है। हम अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत को 8 से 10% के दर से आगे बढ़ना चाहिए प्रति वर्ष। और अगर हम सालाना 8 से 10% के दर से आगे बढ़ते हैं तो जो गरीबी का मुफलिसी का सवाल है हमारे देश में,
उसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। ये आवश्यकता है, इसीलिए भारत के लिए ये ग्रोथ रेट है कि 8 to 10% ग्रोथ रेट होना चाहिए। अब हम 2014 में सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई और 2014 से आज तक का अगर हम देखें तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक तो ये आती है कि 8% कभी भी हमने ग्रोथ रेट अचीव ही नहीं किया, 7 से 8 के बीच में रहा। दूसरी बात कि हमने जो तरीका था ग्रोथ रेट आंकने का फॉर्मूला था, उसको हमने बदल दिया 2015 में, और उस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि कम से कम 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क पड़ गया। नहीं तो जो अभी हम 7-7.5% कर रहे हैं वो पुराने फार्मूला के मुताबिक 5.5% होता है। तो वो एक दूसरी बात हुई इसमें। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जब आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आंकड़ा नहीं आता है हमारे पास, वो बहुत विलम्ब से आता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ा। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है, बहुत सारे स्मॉल स्केल टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, और बहुत सारा और एक बड़ा तबका है हमारे यहाँ इकॉनमी का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, अनऑर्गेनाइज, उसके आंकड़े नहीं आए हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कॉरपोरेट घराने जो हैं उनके आंकड़ों के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.7% से आगे बढ़ गई पिछले तिमाही में। मैं मानता हूं कि ये गलत है। अब बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो कह रहे हैं कि एक तो आपने फार्मूला बदल दिया, उससे आपका 2% बढ़ गया, या आपने इनको अब जो तरीका है कि इन आंकड़ों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ये आंकड़े हैं ही नहीं अभी। तो ये आंकड़े जब आएंगे तो ग्रोथ रेट हमारा और नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और जो इंडिसेस जिसको बोलते हैं, जो फिगर्स हैं वो इससे मैच नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो नहीं मैच करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं वो नहीं मैच करते हैं। तो बहुत सारे फिगर्स हैं जो मैच नहीं करते। डाटा कुकिंग हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन का जो तरीका है वो इतना डिफेक्टिव है। आप जब वित्त मंत्री थे, आप तो 90 पहले भी रहे, बाद में भी रहे, तब भी तरीके यही होंगे या तरीके यही थे जी? तरीके यही थे। एक तो नहीं, जीडीपी ग्रोथ जो कलेक्ट फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं उसका तरीका अलग था। जी। अब हमने 2015 में उस तरीके तो फॉर्मूला कर लिया आपने, 2% का उससे नीचे आ गया। हाँ, तो वो एक तो हुआ। बाकी कलेक्शन ऐसे ही होता था। लेकिन मान लीजिए कि सब सामान्य परिस्थिति है तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये सेक्टर इतने से आगे बढ़ा तो उसे कनेक्टेड सेक्टर भी आगे बढ़े। जी। हम एक ये कार्य कारणों संबंध जोड़ते थे। हाँ, अब चूंकि एक सेक्टर आगे बढ़ा, दूसरा सेक्टर डिमोनेटाइजेशन से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो वो उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ा जैसे हम पहले उसके बारे में सोच लिया करते थे। ये फर्क पड़ गया है। अगर आप कहाँ सरकारी तरफ से कोई गड़बड़ी है इसलिए ऐसा हो रहा है, या हमारे भारत का औद्योगिक जगत गड़बड़ है, या इंटरनेशनल चीजें गड़बड़ है, कौन सा फैक्टर है? नहीं, इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में लेते हैं तो आप पाएंगे कि जब ये सरकार आई तो सबसे ज़्यादा इसका ये सौभाग्यशाली रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का जो कीमत थी वो $105 प्रति बैरल से घटकर $26 प्रति बैरल पर आ गई। अब हम जो हैं वो अपना 80% से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो एक हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव है। और कच्चे तेल की कीमतों में इतनी गिरावट आने के बाद से बहुत लाभ हुआ देश को। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार के बजट से सब्सिडी में जो पैसे जाते थे वो कम हो गए और सरकार की आमदनी बहुत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने 9 बार यहाँ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और जो
फायदा हो रहा था, जो कंज्यूमर को होना चाहिए था, उस फायदे को सरकार ने खुद अपनी तरफ ले लिया। सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास आ गया तो देश के लिए ही है, और डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसानों के लिए, उन सब जगहों पे से हम लगाएंगे। नहीं, अब वो किसानों में और यहाँ वहाँ लगाएंगे तो उसमें आप देखिए ना, सरकार के बजट 5 बजट चले गए, तो किसी क्षेत्र में अगर कोई बहुत बड़ा इजाफा हुआ होता, इस सरकार में मैं आपसे कहता हूँ कि जनधन और ये सब स्वच्छ भारत और ये सब छोड़ दीजिए, तो कौन सी बड़ी योजना है इस सरकार की? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिसमें हम लोगों ने काम किया, तो हम लोगों ने जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों को शुरू किया, हम लोगों ने ग्रामीण सड़कों को शुरू किया, हम लोगों ने टेलीकॉम में बहुत बड़ा अंतर लाया, हम लोगों ने ये जो मकान बनते हैं, रिहायशी मकान, जो आवास, उसमें बहुत भयंकर वृद्धि हुई। तो कई चीज़ें ऐसी हुई जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली और नई चीज़ें हुई। आज आप ये बताइए कि 4 साल में कौन सी ऐसी बड़ी मुझे लगता है जैसे जो ग्रामीण सड़क वाली योजना आपकी थी, वो इस सरकार में कंटिन्यू है ही, वो तो चल रही है, हाईवे वाला कंटिन्यू है, हाँ, मनमोहन भी करते रहे, यहाँ भी हाँ। कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा पिछली सरकार में JNRIUM था, अभी अर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट आदर्श ग्राम, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस तरह की योजनाओं के हम नाम तो सुन रहे हैं। अब आप लोग अंदर समझते हैं हम चीज़ों बारीकियों से। हमको तो किसी ने कहा जी कि इस समय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर 97 योजनाएं चल रही हैं, जी जबकि भारत सरकार की तरफ से ये बराबर पॉलिसी रही है कि भारत सरकार की योजनाओं को कम करो, राज्यों को ये छूट दो कि वो अपनी योजनाएं चलाएं। लेकिन हमने पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री जी के नाम पर इतनी सारी योजनाएं बना दी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई शायद सरकार में भी नहीं जानता। सर, एक फौरी सवाल ये है कि हम 2018 के मध्य में आ गए हैं, 19 में चुनाव है, क्या सरकार के पास इतना बैंक बैलेंस अपना है कि वो किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा कर सके, कर्ज माफी जैसी कोई चीज़ होने की उनके पास अकाउंट्स में गुंजाइश है क्या? नहीं, अकाउंट में गुंजाइश बराबर रहती है, पिछली सरकार ने किया था। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कर्ज माफ़ी जो है वो होना चाहिए, लेकिन अपने आप में नाकाफ़ी है। और किसानों की समस्या एक बहुत ही जटिल और बृहद समस्या है। खाली कर्ज माफ़ी से उनको अभी अस्थायी तौर पर राहत मिल जाएगा, लेकिन उससे उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे काम करने होंगे सरकार को, जो पिछले 4 साल में इस सरकार को करना चाहिए था अपने वादे के मुताबिक, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके चलते आज जो कृषि व्यवस्था है हमारे देश में वो काफ़ी चौपट हो गई है। किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। सर, सरकार तो कह रही है कि 2022 तक हम डबल कर देंगे, तो 2022 किसने देखा है? और अभी उनका कहना था कि हम MSP 1.5 गुना अभी कर देंगे। नहीं, उन्होंने अपने अंतिम बजट में जी जो उनका पहल सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हम 1.5 गुना करेंगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ये इनको पहले बजट में करना था, इन्होंने अंतिम बजट में किया। और अंतिम बजट में भी घोषणा ये किया है कि हम अगले रबी से करेंगे। अगला रबी अगले साल है, अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, अभी धान की बुआई हो रही है, और MSP धान का क्या होगा अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। एक फसल के लगाने के पहले तय करना चाहिए ना MSP, जी तो अभी नहीं तय किया है MSP धान का। तो मैं ये कह रहा हूँ, सर, सरकार तो फसल बीमा योजना को अपना सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। तो फसल बीमा योजना के बारे में आप जाके कहीं पर भी किसी किसान से पूछिए कि भाई तुमको फसल बीमा का लाभ मिला। फसल बीमा के बारे में लोग ये कहते हैं कि किसानों ने जितना इंस्टॉलमेंट का पैसा जमा किया, प्रीमियम का पैसा, उसकी तुलना में 10 या 15% ही मुआवजा किसानों को मिला, और बाकी सब उस कंपनी के हिसाब में चला गया, उसका प्रॉफिट है। सर, इन सब चीज़ों पे आप लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो किसानों के मुद्दे पे 10 में से कितने पॉइंट देंगे आप सरकार को? नहीं, हम पॉइंट देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना रिसर्च आप कर रहे हैं तो विपक्ष नहीं कर रहा है। नहीं, हम पॉइंट देने का काम हमने कभी नहीं किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं किसानों के साथ जुड़कर मैं काम कर रहा हूँ जी, और मैं जानता हूँ कि उनकी क्या क्या दिक्कतें मध्य प्रदेश में आप गए, 2 दिन रात में पड़े रहे, वो सब हमने देखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र गए, जी, पूरे देश विदर्भा में में गए, लगातार ट्रैवल तो कर रहे हैं। हाँ, तो चारों तरफ हम देख रहे हैं कि किसानों को
सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मंडी में कोई भी आप कृषि उपज लीजिए, उसकी जो कीमत है वो क्रैश कर गई है। अभी मंदसौर में, मध्य प्रदेश में, जहाँ प्याज और लहसुन पैदा होता है, तो पिछले साल जो मंदसौर में घटना घटी थी वो प्याज की गिरती कीमतों के चलते घटी थी। इस बार लहसुन जो है वो बहुत नीचे गया है, सोयाबीन है वो नीचे गया है, तो दालों की कीमतें नीचे चली गई हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लागत किसान की लगती है खेती में, वो लागत भी पूरी नहीं मिलती है। मुनाफे की बात तो छोड़ दीजिए, और कोई योजना जो है वो अभी तक ये नहीं कर रही है कि किसान को उसको लाभकारी मूल्य मिले। इनका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। किसान बहुत दुखी है देश भर में, और इसीलिए किसान नाराज है कि उसकी सहायता के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। लेकिन सर, किसान भी तो अंततः जब वोट डालने जाता है, या तो किसी धर्म का होता है या किसी जाति का होता है, और चाहे हम लोग मीडिया में कवरेज करें या आप लोग टेबल पर बैठ के चुनाव की रणनीति बनाएं, वो तो जाति और धर्म के इक्वेशंस के हिसाब से बनती है और लोग हिसाब से डालते हैं। तो क्या वो चीज़ें सब्सिडाइज नहीं हो जाएंगी? जो किसान का मुद्दा है चुनाव, तो जाते जाते जाति धर्म के मुद्दे में बदल जाए। देखिए, सामान्य परिस्थिति होती है ना जी, तब ये मुद्दे काम करते हैं, धर्म की, जात की, क्षेत्र की, भाषा की। असामान्य परिस्थिति, जब एक पूरे वर्ग में नाराजगी है, तो फिर वो अपने पेट को देखेगा, धर्म को और जात को और क्षेत्र को और भाषा को नहीं देखेगा। और इसके अनेक उदाहरण हैं हमारे देश में, जब इन सब छोटे कंसिडरेशन से ऊपर उठकर देश की जनता ने वोट दिया है। आप भी मानेंगे उसमें? जी सर, ये अभी तक हम लोग लगातार आर्थिक मामलों पर बात कर रहे हैं, किसानों की बात की है। अब सर से विदेश नीति पे थोड़ा पूछने का बड़ा जरूरी मामला है। तो ये अमेरिका के साथ जो सारी स्थितियां बन रही हैं, और वो हमसे कह रहा है कि आपको किस देश से तेल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है, कितने हवाई जहाज हमसे लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो नेहरू जी के समय से लगातार सरकारों में कहीं ना कहीं हम लोग गुटनिरपेक्ष तो रहे ही हैं, और अमेरिका से भी एक सुरक्षित दूरी थी। तो क्या अमेरिका इतने ऊंची आवाज़ में भारत से कुछ कह रहा है? क्या ये हमारी स्वायत्तता तक बात आ रही है या सिर्फ आर्थिक बातें हैं? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और अमेरिका जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और भारत को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कई कारणों के चलते। एक तो अगर अमेरिका हमसे कहे कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे या कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे, तो ये अमेरिका का हक नहीं बनता है। क्या हम अमेरिका को आदेश देते हैं कि तुम क्यूबा से किस तरह का संबंध रखो, या किसी और दूसरे से किस तरह का संबंध रखो, पाकिस्तान के साथ किस तरह का संबंध रखो? अमेरिका हमारी बात सुनता है क्या? नहीं सुनता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि हम ईरान के साथ या किसी और देश के साथ अपने संबंध कैसे चलाएं। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और हम तय करेंगे। और मैं आपसे जोर दे के कहना चाहूँगा कि ईरान भारत के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, और ईरान के साथ हमको बराबर बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखना चाहिए। अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में जाने का एकमात्र रास्ता हमारे लिए ईरान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हमको जाने की इजाज़त नहीं देता है। अफगानिस्तान में आज के दिन भी हम ईरान होके जा रहे हैं, इसलिए चाबहार पोर्ट में हम लोगों ने इतना समय लगाया, पैसा लगाया। तो इसलिए ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, और उसके साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे ये हम तय करेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। ये कहना चाहिए, लेकिन भारत सरकार कहने से बच रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। क्या भारत सरकार का इस तरह से कहने से बचना नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है नेशनल। ये सर अमेरिका का मामला आया, और इसके पहले अगर अमेरिका का थोड़ा देखिए, जब वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बात आई थी और ट्रंप ने कहा था कि आप इतना इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हो, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने खुद मूव लेके उसको आधा किया। तो एक तरह से हमने शुरू में कहीं ना कहीं सबमिसिव अप्रोच दिखाई, और उसके बाद वो ना सुनने के बजाय एक अड़ियल रवैये से बार बार डोमिनेंस दिखा रहे हैं। आज के अखबारों में जो रिपोर्ट्स जहाँ तक आई हैं सर, तो उसमें क्या लग रहा है, हम खड़े हो पाएंगे? आपको एक बात बताऊं कि शुरू से वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब कई बार जा भी चुके हैं बहुत एक्स्ट्रा, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा क्षमा बांधा पूरे देश में
कि बहुत हमारी मजबूत विदेश नीति है, और आज 4 साल के बाद सब लोग ये कहेंगे कि अगर इस सरकार को सबसे ज़्यादा सफलता मिली है तो विदेश नीति में मिली है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कई बार कई देशों में गए, और बड़े बड़े देशों में चाइना, अमेरिका तो कई बार गए। ये जो सच्चाई है वो ठीक इसके विपरीत है। हम अमेरिका की चापलूसी में लगे रहे। आज ट्रम्प के आने के बाद से अमेरिका अपने हितों को साधने में लगा है, उसमें वो भारत के हितों को अगर उसको रौंदना भी पड़े तो वो रौंदने को तैयार है, और उसने हमारे इंपोर्ट्स को ऊपर लगा दिया है, और कई चीज़ों हैं जहाँ पर कि वो अपनी मनमानी कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं उसमें। चीन के साथ भी लगभग वही हुआ। चीन जो चाहता है वो करता है, और हम उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ जो पड़ोसी देश हैं, उसमें क्या हो रहा है आप जानते हैं। मालदीव में जब 80s में संकट आया था तो हमारी देश की सेना गई थी और हमने निपटाया था, तो वो एग्रेसिवनेस आज पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, पॉसिबल मिलिट्री इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं भी हो, लेकिन प्रभाव कर चुके हैं उस तरह हमारा प्रभाव इतना होना चाहिए कि अगर हम एक बात कहते हैं तो हमारे पड़ोसी देश उसको सुने। अब आप देखिए मालदीव्स में है, पहले तो उन्होंने हिंदुस्तान को धता बताई, हमारी कंपनी मरा रही थी वहाँ, माले का एयरपोर्ट उसको हटा दिया। धीरे धीरे करके रिश्ते इतने बिगड़े कि आज यूनाइटेड नेशंस में मालदीव सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता था, और उसके सामने इंडोनेशिया था। हम इंडोनेशिया के पक्ष में गए, हमने मालदीव्स का विरोध किया और मालदीव्स को चुनाव हराया यूनाइटेड नेशंस में। तो इतनी दूरी बन गई है मालदीव्स के साथ। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा जो है वो पत्तन एक तरह से कहें, चाइना बना रहा है, उसने पूरी जमीन ले ली है, 99 साल की लीज पे ले ली है। हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा की बात कर रहा हूं। हम्बनटोटा पोर्ट को अंततः श्रीलंका वालों को चाइना को हैंडओवर करना पड़ा, क्योंकि वो पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं थे, और भारत देखता रह गया। चीन के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पिछले वाले तो आए थे, ये नहीं आए, और बहुत अच्छा हमने देखा टेलीविजन पे और सब चीज़ों में, मीडिया में बहुत मधुर बातचीत हो रही है। यही है कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी गंभीर बिजनेस है, सीरियस बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये आया देखो इसकी तस्वीर, वो आया, बाइस्कोप दिखाने का काम फॉरेन पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी हमने देखा दृश्य जब ओबामा आए थे, आपको याद है ना, 26 जनवरी को आए थे, और यहाँ वहाँ, तो ओबामा आए और गए। आज ओबामा कहाँ है? तो उनसे व्यक्तिगत दोस्ती का क्या मतलब है? क्या वो प्रभावित कर रहा है हमारे रिश्तों को? इसलिए कोई भी अगर जरा भी जानकार है फॉरेन पॉलिसी का तो ये कहेगा कि ठीक है, व्यक्तिगत दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन अंततः दो राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होता है वो राष्ट्र हित को लेकर होता है, दोनों देशों का। उसमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। खाली गले मिलने से आपकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब नहीं होती है। एक पड़ोसी रह गया हमारा पाकिस्तान का जिक्र भी आता है, और सर्जिकल स्ट्राइक का ही बार बार जिक्र आता है। तो बस सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ हमें लाभ मिला है? देखिए, लाभ तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो देश के लिए एक बड़ा भारी इमोशनल मुद्दा, भावनात्मक मुद्दा बन गया है, और एक वो मापदंड बन गया है, मानक बन गया है कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक्स और सरकार के साथ हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आपने किसी तरह भी उसके बारे में कोई भी सवाल किया तो आप देशद्रोही हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई, सब कुछ हो गया। उसके बाद 2 साल बाद अभी उसका वीडियो रिलीज नहीं हुआ, लीक हुआ। लीक होना के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़कर तो कोई दूसरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता है। वो कैसे लीक हो गया? जब तक सरकार की किसी, इसलिए मैंने जोर देकर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। सर, ये सारी चीज़ों के बीच में जो आखिरी बात आती है, और जो सरकार की तरफ से भी कही जा रही है और मीडिया में भी आती है कि 2019 का चुनाव होगा, भले ही चलिए बहुत सारी खामियां हैं, सरकारी कमियां रह गई, मोदी के सामने कौन?
तो आप लोग क्या पॉलिटिकल विकल्प देखिए, है? मैं आपसे एक सवाल दूसरा पूछता हूँ। जी हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र जिसको बोलते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, एक संसदीय लोकतंत्र है और एक राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित प्रेसिडेंशियल सिस्टम आधारित लोकतंत्र है। प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें होता है कि ये इधर से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, ये इधर से ट्रम्प है और हिलरी क्लिंटन है, ठीक है ना। जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें अधिकार नेता चुनने का उन लोगों को है जो चुनकर विधानसभा या लोकसभा में आते हैं, वो चुनते हैं कि हमारा नेता क्या होगा। और आप अगर इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि सारे राजनीतिक दल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, वो अपनी वो देखता है कि हमको किस में ज़्यादा फायदा है, नेता घोषित करके लड़ने में फ़ायदा है या बिना घोषित किए हुए लड़ने में फ़ायदा है। तो जो फायदा उसको नजर आता है उसके अनुसार वो काम करता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मोदी जी को आगे करके हम लड़ेंगे तो हमको फायदा होगा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार बने। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो कौन था चीफ मिनिस्टर का फेस? भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर का फेस कौन था? योगी आदित्यनाथ नहीं थे, कोई नहीं था। कोई नहीं था, चला नहीं। हरियाणा में कोई नहीं था, झारखंड में कोई नहीं था, महाराष्ट्र में कोई नहीं था। महाराष्ट्र में कोई नहीं था, बाद में चुना हमने। तो ये जो है ना, ये एक जाल है जो बिछाया जा रहा है कि हमारी तरफ मोदी, तुम्हारी तरफ कौन। आपको क्या लग रहा है सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की कितने सीटें आप देख रहे हैं पूरे देश में? नहीं, मैं कोई इस पर तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2014 के चुनाव से पहले आडवाणी जी ने कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये दहाई के आंकड़ों में आ जाएंगे, सैकड़ों में नहीं रहेंगे। इस हिसाब से मुझे लगा कि प्रोडिक्शंस तो आते हैं। कोई प्रोडिक्शन अभी बहुत फर्क है, आएगा। अभी 10 महीने दूर है चुनाव, तो इसलिए काफ़ी कुछ बदलेगा और तब देखा जाए। कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आज उसकी भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। विपक्ष में एकजुटता होगी, मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष आएगा या थर्ड मोर्चा आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस और थर्ड मोर्चा का सवाल नहीं है। इस देश के 4 राज्य हैं जो एक साथ मिलकर 182 लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में 182 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में हो गया है, लगभग हो गया है, बिहार में हो गया है, झारखंड में हो गया है, महाराष्ट्र में भी हो गया है। विपक्षी एकता हो गई है, तो देखा जाए क्या चित्र निकलता है। आपकी सर क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? आप हम देश देश तरह खड़े रहेंगे या बलराम की तरह दूर से घूमेंगे? हम देश के लिए बोलेंगे, देश के हित में जो बातें होंगी वो मैं रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।